सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे। और लास्ट वीडियो में हमने इसोफेगस तक पढ़ डाला था। अब हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है एनसीईआरटी का, जो स्टमक दिया हुआ है। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में स्टमक के केवल स्ट्रक्चर को बहुत कम बताया है, लिमिटेड चीज़ बताई गई है, और उसने स्टमक से सीक्रेट होने वाली जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन वाले पार्ट में कर दिया है, अलग पार्ट में रखा है। तो मैं उन सब को आपको इसी में कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज आपको दिक्कत होता है बाद में। आपने पहले स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर आपने उसके अलग अलग साइंस पढ़ लिया, ठीक है ना। तो मैं सबको एक साथ आपको ला के दूंगा, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, आपको चीजें प्रॉपर तरीके से पता रहेगी। तो आप अपना एनसीईआरटी ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है स्टमक यानी आमाशय, है ना। तो जो आमाशय है वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। आमाशय जो हमारा आमाशय है वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। आमाशय एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो स्टमक में मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। तो जो इसोफेगस है, इसोफेगस आया और वो लेफ्ट साइड में जे आकार की थैली में खुलेगा, जे आकार के एक बैग में खुलेगा, जिस बैग को आप स्टमक कहते हैं, ठीक है। तो अब जो फूड पार्टिकल्स वो इसोफेगस से आपके स्टमक में आ रहा है, तो डायरेक्ट आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आपने खाना तो बहुत खाया है ना। तो एक साथ उन सभी फूड्स को स्टमक में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो एक नियमित क्रियाविधि द्वारा एक रेगुलेशन होता है। फूड का स्टमक में आने के लिए एक रेगुलेटर लगा रहता है, जिसको आप दूसरी भाषा में एक अवरोधनी, है ना, स्फिंक्टर लगा होता है। तो उस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि इसोफेगस आपके जे शेप्ड किसमें खोल रहा है, स्टमक में खोल रहा है। तो फूड पार्टिकल्स को रेगुलेट स्टमक में आने के लिए रेगुलेट कौन करेगा, आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर करेगा, ठीक है। तो ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस से फूड आएगा और यहाँ पास एक अवरोधनी, एक स्फिंक्टर लगा होगा जो भोजन को नियंत्रित करेगा स्टमक में आने के लिए, है ना। क्योंकि एक बार में डायरेक्ट आ गया तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है ना। तो नियंत्रित करता है। तो वो जो स्फिंक्टर है यहाँ पास जस्ट ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रा यानी स्टमक के ओपनिंग में लगा है, उसको आप उस स्फिंक्टर को आप बोल देंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो a muscular sphincter that the gastroesophageal sphincter regulates the opening of esophagus into the stomach। तो esophagus तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इसोफेगस का स्टमक में ओपनिंग को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो स्टमक है वो कौन सा शेप है। तो जो स्टमक है वो जे शेप्ड होता है ना। स्टमक जे शेप्ड होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है, तो स्टमक की जो पोजीशन है हमारे शरीर में अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, है ना। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, आपका लेफ्ट पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी में आपका क्या होगा, स्टमक होगा, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब आप डायफ्राम के ऊपर की कैविटी को, डायफ्राम के ऊपर की कैविटी को आप बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे की कैविटी में जितनी भी चीजें आती है वो सब एब्डोमिनल कैविटी में आती है। तो जो हमारा लंग्स है ये तो बेसिकली थोरैसिक कैविटी में ही है, लेकिन जो स्टोमक है, स्टोमक वो डायफ्राम के नीचे यानी एब्डोमिनल कैविटी में, वो भी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में हमारा क्या है, स्टमक, ठीक है। स्टमक के मेजर 4 पार्ट होते हैं। स्टमक में मेजर 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है ना। स्टमक में मेजर आप 4 भागों में स्टमक को विभाजित करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है कार्डियक। इसोफेगस कार्डियक भाग में ही आगे ओपन होता है। तो जो इसोफेगस है, जो आहार नाल है हमारी, वो कार्डियक स्टमक के कार्डियक पार्ट में ही ओपन होगा। कार्डियक पार्ट के बाद आता है फंडस पार्ट के बाद आता है बॉडी ऑफ स्टमक, है ना, बॉडी पार्ट, और लास्ट जो पार्ट है वो है पाइलोरिक। अब यही जो पाइलोरिक है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन, जिसको आप ड्यूडेनम बोलते हैं, जो कि एक शी शेप्ड स्ट्रक्चर है,
है ना। तो opens into जो पाइलोरिक है opens into the first part of small intestine, इसको आप क्या बोलते हैं, डियोडीनम बोलते हैं, ग्रहणी, जो कि शी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए ये इसोफेगस है, इसोफेगस आ रहा है स्टमक में, यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा है जो कि फूड पार्टिकल्स को रेगुलेट करेगा स्टमक में आने के लिए। उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, जो कि इसोफेगस और स्टमक के ओपनिंग साइड में ही लगा हुआ है ना, स्टमक के ओपनिंग साइड में ही लगा हुआ है। अब जो स्टमक है, स्टमक का जो पहला पार्ट है वो है कार्डियक, उसके बाद वाला जो पार्ट है बॉडी, सॉरी फंडस, और फंडस के बाद वाला पार्ट आता है बॉडी, एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक वो होगा पाइलोरिक। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक वो होगा पाइलोरिक। अब जो ये पाइलोरिक रीजन है यही स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में ओपनिंग होगा, है ना। इसको आप सुपीरियर पार्ट ऑफ डियोडीनम बोल सकते हैं, है ना। सुपीरियर यानी ऊपरी सतह, है ना, या फिर पहली सतह आप बोल सकते हैं, प्रारंभिक सतह, है ना। तो ऊपरी सतह है इसकी, ऊपरी पोर्शन है, ऊपरी भाग है इसका डियोडीनम का, है ना, द सुपीरियर पार्ट ऑफ द डियोडीनम। ठीक है, अब आगे हमें इसके सेल्स देखने हैं। इसमें 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। कौन सा सेल कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आप अपने अभी डायग्राम अपनी स्क्रीन में आप एक डायग्राम देख रहे होंगे एनसीईआरटी का, जो कि स्टमक का डायग्राम है, आप देख लीजिए इसे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब नॉर्मली जब स्टमक नॉर्मल फेज में होता है तब उसमें इररेगुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, अनियमित वलन पाए जाते हैं अमाशय की दीवार पर, अमाशय की आंतरिक दीवार जो कि म्यूकोसा की दीवार होती है ना, इनर लेयर ऑफ स्टमक, जिसको आप म्यूकोसा बोलते हो। तो म्यूकोसा लेयर में इररेगुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, अनियमित वलन पाए जाते हैं, और आप इन अनियमित वलन को आप गैस्ट्रिक रोगी या फिर आप एनसीईआरटी में केवल रोगी वर्ड लिखा तो आप रोगी वर्ड जाएंगे। तो अनियमित वलन जो कि सामान्य अवस्था में स्टमक में पाए जाते हैं उसे आप बोलेंगे गैस्ट्रिक रोगी या रोगी। एंड सेकंड इज द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। तो स्टमक की सबसे इनर लेयर, सबसे इनर वॉल जो कि म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट्स करेंगे, है ना, म्यूकस सीक्रेट्स करेंगे। तो वो कौन-कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन-कौन से सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस, है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जितने भी गैस्ट्रिक सेल्स हैं जो कि मेजर 3 टाइप के, इन सभी सेल से स्त्रावित होने वाले, सभी सेल से सीक्रेट होने वाले आप एंजाइम को आप गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। तीनों को एक साथ मिलाकर आप गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। तो मेजर 3 टाइप के गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, है ना। सबसे पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट इज म्यूकस, या फिर इसको आप गॉबलेट सेल बोल सकते हैं। म्यूकस या फिर गॉबलेट सेल जो कि सीक्रेट करेगा म्यूकस, जो कि सीक्रेट करेगा म्यूकस, सीक्रेट करेगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप है ना, म्यूकस या गॉबलेट सेल, क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस सीक्रेट करेगा। उसके बाद आप आ जाता है पेप्टिक सेल। तो जो पेप्टिक सेल है, जो पेप्टिक सेल है, पेप्टिक सेल को आप चीफ सेल भी बोल सकते हैं, जो सीक्रेट करेगा प्रो एंजाइम, सीक्रेट करता है वो प्रो एंजाइम क्या है, पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक या चीफ सेल प्रो एंजाइम सीक्रेट करेगा, इसका नाम है प्रो एंजाइम, सॉरी इसका नाम है पेप्सिन, है ना, जो कि नॉन फंक्शनल होगा। और इसी प्रो एंजाइम को इसका जो अगला सेल है ना, इसको ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल जिसको बोलते हैं, ये एचसीएल सीक्रेट करता है। और यही एचसीएल प्रो एंजाइम को, जो कि पेप्सिनोजन है, जिसने जो सीक्रेट किया पेप्टिक सेल या चीफ सेल, जो प्रो एंजाइम सीक्रेट किया है पेप्सिनोजन, इसको पेप्सिन में बदलेगा कौन, एचसीएल बदलेगा। ठीक है, जो कि इसी के सेल द्वारा स्रावित की जाती है। जो तीसरे प्रकार का सेल है वो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है, जो सीक्रेट करेगा एचसीएल, जिसका पीएच होता है 1.8 पीएच, द हाईली एसिडिक, है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक है। इसी कारण जो गैस्ट्रिक जूस है, इन तीनों से सीक्रेट होने वाले जितने भी एंजाइम्स और जो सीक्रेट होने वाले फ्लूइड है वो मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, जो कि हाईली एसिडिक होता है। वो एसिडिक उस
एसिडिटी का कारण है HCl, जिसका pH of 1.83 है, तो ये बहुत ज्यादा ही एसिडिक है। ठीक है, तो जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है वो सीक्रेट करेगा HCl और CIF। CIF को आप बोल सकते हैं गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको हिंदी में नैज कारक लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, तो हिंदी NCERT में इसको नैज कारक लिखा हुआ है, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो फैक्टर है जो CIF है, जो कि ऑक्जेंटिक या पैराइटल से जो सीक्रेट कर रही है, इसका मेन काम है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को, है ना, विटामिन B12 के अवशोषण काम है। विटामिन B12 खाया तो उसके अवशोषण में सहायक कौन होगा? CIF, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो CIF में अगर कमी आए, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, तो CIF में किसी भी प्रकार की कमी आई तो आपका विटामिन B12 का अवशोषण घटेगा, और विटामिन B12 का अवशोषण घटेगा तो सिंथेसिस ऑफ RBC, है ना, RBC के संश्लेषण, RBC के निर्माण, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में अवरोध आएगी, क्योंकि वो भी एक रॉ मटेरियल है RBC सिंथेसिस के लिए। तो आपके में एक क्वेश्चन, आपके वो में क्वेश्चन आ चुका है कि RBC सिंथेसिस को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा। नीट में ही क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था CIF, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। सभी के सभी एंजाइम्स का नाम दिया गया था, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो उसमें एक नाम था CIF, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, बट विटामिन B12 ज्यादा आवश्यक है फॉर्मेशन ऑफ RBC के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC के लिए आपको जरूरत होगी विटामिन B12 की, और विटामिन B12 में किसी भी प्रकार की कमी आई तो प्रभावित होगा फॉर्मेशन ऑफ RBC निर्माण की जो दर है वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब आता है स्टोमक में फूड 4 to 5 आवर स्टोर होगा, जो हमारा भोजन है वो स्टमक में 4 से 5 घंटे क्या होता है, स्टोर होता है ना, संग्रहित होता है। स्टमक के मस्कुलर वॉल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से गैस्ट्रिक जूस मतलब इन तीनों से, म्यूकस सेल से, पेप्टिक सेल से, पाराइटल सेल से, इन तीनों से सीक्रेट होने वाले जो फ्लूइड है उन सबको मिलाकर आप गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है, जिसे आप काइम कहेंगे। तो अब क्या है, इसोफेगस से फूड पार्टिकल्स, जो फूड है वो आ गया, स्टोर हुआ स्टमक में फूड 4 to 5 आवर स्टोर रहेगा। अब वो स्टोर फूड में गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छी तरह मिल जाएंगे, और वो अच्छी तरह मिलने में सहायक होगा जो स्टमक है, उसमें एक मूवमेंट होता है जिसको आप, उस मूवमेंट को आप बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, है ना, क्रमानुकुंचन गति के कारण जो भोजन है वो अच्छी तरह गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस, जो कि आमाशय द्वारा स्रावित होती है, गैस्ट्रिक जूस में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, और उस मिश्रण को आप बोलेंगे काइन बोलेंगे। मतलब गैस्ट्रिक जूस के साथ भोजन का मिश्रण को आप काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? काइन बोलेंगे। सो ये अब आपको मैं डिस्प्ले में आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला आप देख सकते हैं म्यूकोसा या म्यूकस या गॉबलेट सेल्स आप देख रहे होंगे, म्यूकस या गॉबलेट सेल देख रहे होंगे। उसके बाद जो कि म्यूकस से स्रावित करेंगे। अब आप उसके बाद देख रहे होंगे पैराइटल सेल देख रहे होंगे आप, है ना, पैराइटल सेल देख रहे होंगे, चीफ सेल जिसको बोलते हैं, जो कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन स्रावित करता है। उसके बाद आप लास्ट में ऑक्जेंटिक सेल देख रहे होंगे या पैराइटल सेल देख रहे होंगे, जो कि क्या स्रावित करेगा, HCl और CIF। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन में एक एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें आपको स्टोमक का आपको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप देख लिए होंगे। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रोएंजाइम है इसको फंक्शनल में कौन बदलेगा, तो ये HCl ही बदलता है। तो आप इसके लिए ये जो पेप्सिनोजेन है ना, जो पेप्सिनोजेन इसको HCl के प्रेजेंस में ही ये फंक्शनल रूप में
एंड ये प्रो एंजाइम, अब इसको एंजाइम में बदलने के लिए आपको HCl चाहिए होगा, HCl ही इसको पेप्सी में बदलेगा, है ना। तो पेप्सी को पेप्सी में बदलने के लिए आपको HCl की जरूरत पड़ती है। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रो एंजाइम था, प्रो एंजाइम बदला था HCl के प्रेजेंस में पेप्सी में, है ना। जो पेप्सी नोजन था, क्योंकि प्रो एंजाइम था, वो एंजाइम में बदला था HCl के प्रेजेंस में, HCl की उपस्थिति में पेप्सी में बदला था। वो पेप्सिन का कार्य क्या है, वो एक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है ना, वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना, जल अपघटनीय एंजाइम है, जो प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, पाचन करेगा। तो वो क्या करता है, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किसमें बदल देगा, प्रोटीएज है पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में वो क्या कर देगा, प्रोटीन को बदल देगा। प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में वो क्या कर देगा, प्रोटीन को बदल देगा। कौन बदलेगा, पेप्सिन एंजाइम, जो कि कौन सीक्रेट करेगा, जो कि गैस्ट्रिक, है ना, स्टमक सीक्रेट करता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में बदल देगा। अब दूसरी बड़ी बात, गैस्ट्रिक जूस में, अब गैस्ट्रिक जूस तो हाईली एसिडिक है बिकॉज ऑफ HCl का पीएच कितना भाई, 1.8 पीएच, हाईली एसिडिक है। तो जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा जो लेयर सबसे आंतरिक परत है, म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक, है ना, जठर की मतलब अमाशय की सबसे आंतरिक परत, वो तो जल जाएगी इतने हाईली एसिडिक होने के कारण। तो उसको हमको क्या देना, प्रोटेक्शन देना। तो वो प्रोटेक्शन का कार्य कौन करेगा, और एक तो प्रोटेक्शन भी आपको लुब्रिकेट, स्नेहन में भी सहायता करना पड़ेगा, तभी तो भोजन आगे खसकेगा भैया, है ना। तो जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन प्रोटेक्शन का कार्य करेंगे, इनर वॉल ऑफ स्टमक, जिसको म्यूकोशल लेयर बोलते हैं, और लुब्रिकेशन में भी सहायक है कौन, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रोटेक्शन देंगे इनर वॉल ऑफ स्टमक को, ठीक है ना, जो कि गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंट है। प्रोटेक्शन किससे दे रहा है, हाईली एसिडिक HCl से, और लुब्रिकेशन में भी सहायक है। अब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, वो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मिल्क का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है रेनिन, है ना, मिल्क का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है रेनिन। तो नवजात शिशु यानी इन्फेंट में गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइपेज एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अल्प मात्रा में लाइपेज क्या करेगा, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लिपिड के पाचन में हेल्प करेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइपेज भी स्रावित करती है, ठीक है। अब आप एक बार एनिमेशन अच्छी तरह से देख लीजिए, स्टमक में किस प्रकार से भोजन मिल रहा है ना, और आप इसे वीडियो को वापस देखिए। इसी के साथ स्टमक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आगे हमको स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और उन बच्चों को जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, ICAR एग्जामिनेशन की, या फिर मेडिकल से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड किसी भी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो शेयर जरूर करें।